नमस्कार साथियों, शुरू करते हैं आज की नई वीडियो और देखते हैं पीजीटी इंग्लिश 2019 का एस्टेट का पेपर जो पिछली बार 2019 में आया हुआ था। ठीक है, लेवल 3 और इंग्लिश का है सेट ए। तो इसमें से हम क्वेश्चंस करेंगे सीडीपी के, जो कि अब के एग्ज़ाम के लिए तुम्हें आइडिया लग जाएगा किस तरीके के क्वेश्चंस हैं, और मोस्टली हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस इसमें से रिपीट भी हो जाएं क्योंकि 2019 का पेपर है ये। ठीक है, तो साथियों शुरू करते हैं सीडीपी का। आज पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? पूर्व अधिगम द्वारा वर्तमान अधिगम को धनात्मक रूप से सुसाध्य बनाना। उदाहरण के तौर पर योग संक्रिया द्वारा गुणा संक्रिया को सहायता करना। इस प्रकार का अधिगम क्या कहलाता है? इस प्रकार का अधिगम आनुक्रमिक अधिगम कहलाता है। कौन सा अधिगम कहलाता है? ये आनुक्रमिक, सीक्वेंशियल। ठीक है, कौन सा अधिगम कहलाता है? आनुक्रमिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विद्यालय का प्रजातांत्रिक संगठन अधिगम को प्रभावित करता है। अधिगम का यह कारक संबंधित है, तो यह कारक किससे संबंधित है? विधि विज्ञान पक्ष से, सामाजिक पक्ष से। ये सामाजिक पक्ष इसका सही आंसर होगा। कौन सा सही आंसर होगा इसका? सामाजिक पक्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सी योजना विद्यार्थियों के समस्या समाधान में सुधार करने के लिए उपयुक्त नहीं है? तो कौन सी योजना है जो समस्या समाधान में सुधार करने के लिए उपयुक्त नहीं है? तो इनमें से देखेंगे, ये होगा तुम्हारा थर्ड का पहला ऑप्शन सही होना चाहिए। ठीक है, विद्यार्थियों की प्रकार्यात्मक नियतता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, रोहन बाहुबली की नवीनतम चित्र कथा पुस्तक पढ़ रहा है क्योंकि वह इस बात का इंतजार नहीं कर सकता कि बाहुबली और उसके परिवार के साथ क्या हुआ है। यह सही उदाहरण है, तो यह किसका सही उदाहरण होगा? ये सही उदाहरण होगा केवल आंतरिक अभिप्रेरणा का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सांस्कृतिक पूर्वाग्रह पक्षपात से बचाव के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी आकलन योजना है? तो ये सबसे अच्छी आकलन योजना कौन सी होगी इनमें से? ये 5 का ये पहला ऑप्शन इसका सही होना चाहिए। तो कौन सी होगी सही? विभिन्न विधियों का उपयोग विद्यार्थियों के आकलन के लिए करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोहलबर्ग के सिद्धांत में किस स्तर पर नैतिक विकास बाह्य मानकों पर आधारित नहीं होकर आंतरिकरण पर आधारित होता है? तो इसका सही आंसर क्यों कौन सा होगा? 6 का सी, पश्च प्रचलन स्तर। तो ठीक है, इसका सही आंसर ये वाला होना चाहिए। फिर देखते हैं, एक बालक का आहार उसकी लंबाई कितनी होगी इसको प्रभावित करता है, और यहाँ तक कि बालक कितने प्रभावी तरीके से चिंतन करेगा एवं समस्याओं का समाधान करेगा, इसे भी प्रभावित करता है। इस उदाहरण में विकास का मुख्यतः प्रभावित होता है आनुवंशिकी द्वारा, वातावरण द्वारा, प्रारंभिक और बाद के अनुभवों द्वारा, या सततता निरंतरता के द्वारा। तो ये इसका सही आंसर होना चाहिए वातावरण। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? वातावरण के द्वारा। वातावरण के द्वारा इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी योजना विद्यार्थियों में क्रांतिक आलोचनात्मक चिंतन के कौशल के विकास को सर्वोत्तम प्रकार से पोषित करती है? तो इसका सही आंसर होगा विद्यार्थियों को इस तरह के कथन प्रस्तुत करना कि लाल बहादुर शास्त्री हमारे महान प्रधानमंत्री थे। इस तरीके से ये ऑप्शन इसका सही होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एरिक्सन के अनुसार जटिल समाज में, एरिक्सन मैं तुम्हें कराऊंगा। ठीक है, एरिक्सन के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। एरिक्सन के अनुसार जटिल समाज में किशोर किशोरियां निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था का अनुभव अधिक करते हैं? तो ये कौन सी अवस्था का करते हैं ज़्यादा? तो ये तुम्हारा सही इसका ऑप्शन होना चाहिए, आंसर होना चाहिए, वो होगा तुम्हारा तादात्म्य पहचान संकट, आइडेंटिटी क्राइसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किशोर विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक अध्यापक के लिए सबसे उपयुक्त कार्य योजना क्या होनी चाहिए? तो ये सबसे उपयुक्त कार्य योजना होनी चाहिए तुम्हारी, कौन सी होनी चाहिए? ये होगी तुम्हारी, एक समस्या प्रस्तुत कर विद्यार्थियों से परिकल्पना का निर्माण करवाना। ठीक है, प्रपोज अ प्रॉब्लम एंड इनवाइट स्टूडेंट टू फॉर्म हाइपोथेसिस। ठीक है, इस तरीके से ये आंसर सही होगा इसका।
नेक्स्ट देखते हैं, वे बालक न्यून दृष्टि के माने जाते हैं जिनकी दृष्टि तीक्ष्णता होती है, जो विजुअल एक्विटी होती है जिनकी कितने से कितने तक होती है, जिनकी 20/70 से 20/200 होती है। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अधिगमकर्ता शिशु केंद्रित अनुदेशनात्मक योजना, जिसमें विद्यार्थी अध्यापक के प्रश्नों और निर्देशों की सहायता से अपनी समझ को निर्मित करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं, वह क्या होता है? तो वह क्या होता है? मार्गदर्शित अन्वेषी अधिगम। क्या इसका आंसर होना चाहिए? मार्गदर्शित अन्वेषी, गाइडेड डिस्कवरी लर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बालक के लक्षण। नेक्स्ट क्या है हमारा? बालक के लक्षण, जब वह किसी कार्य पर केंद्रित नहीं रह पाता। ठीक है, किसी कार्य पर केंद्रित नहीं रह पाता, आवेगपूर्ण क्रिया करता है, सामाजिक नियमों की परवाह नहीं करता और कुंठा के समय विद्वेषता के साथ अनाप शनाप बोलने लगता है। संकेत ये किस चीज़ का संकेत है? तो ये संकेत है अवधान न्यूनता अति सक्रियता विकार। तो ये कौन सा है? अवधान न्यूनता सक्रियता, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी ऑर्डर। ठीक है, ADHD भी बोलते हैं इसको शॉर्ट में। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 14 नंबर क्वेश्चन, सामाजिक संज्ञान सिद्धांत से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार वाइगोत्स्की सामाजिक निर्मितवाद सिद्धांत थे। तो इसका मतलब ये है कि सामाजिक जो संज्ञान सिद्धांत है वो किसने दिया है, इस तरीके से हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है? इसका सही आंसर होगा तुम्हारा बंडुरा। ठीक है, ये ध्यान रखना, सामाजिक संज्ञान सिद्धांत ये बंडुरा और वाइगोत्स्की का सामाजिक निर्मितवाद सिद्धांत। अच्छा, ब्रेनर की पारिस्थितिकी सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थी का परिवार, साथी और विद्यालय आदि उसके विकास को प्रभावित करते हैं। यह संबंध किससे रखता है? काल तंत्र से, सूक्ष्म तंत्र से, वृहत तंत्र से या बाह्य तंत्र से? तो इसका सही आंसर तुम्हारा होना चाहिए बी, सूक्ष्म तंत्र से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी, सूक्ष्म तंत्र। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? वाइगोत्स्की के अनुसार कार्य करने की वह सीमा जो बालक अकेले के लिए बहुत कठिन हो परंतु प्रौढ़ और अधिक कुशल साथी की सहायता से करना संभव हो पाता है। तो ये कहलाता है तुम्हारा, भाई मैंने वीडियो डाली थी वाइगोत्स्की के बारे में, शायद डाली है, तो उसमें मैंने बताया है तुम्हें स्कैफोल्डिंग और ZPD, ये सारी चीज़ें मैंने तुम्हें बताई हैं। स्कैफोल्डिंग क्या होता है कि प्रौढ़ जो होते हैं, बच्चा किसी कार्य को करने में असफल हो रहा, अकेले नहीं कर पा रहा है, लेकिन प्रौढ़ कोई या उसके साथी हैं उससे बड़ी एज के हैं जो, वो उसमें उसकी सहायता करते हैं तो वो उसे कर पाता है, लेकिन कुछ हेल्प की सहायता से उसे कर पाता है। तो इसको स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? स्कैफोल्डिंग होना चाहिए। आसन विकास क्षेत्र नहीं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होगा इसका। ठीक है, स्कैफोल्डिंग क्या मैं बताऊंगा तुम्हें अभी। तो ये होना चाहिए जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, क्या आंसर होगा इसका? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, आसन विकास क्षेत्र। इसको हिंदी में कहेंगे तो आसन विकास क्षेत्र और इंग्लिश में कहेंगे तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बालकों के औपचारिक क्रियात्मक अवस्था से संबंधित नहीं है? तो ये इनकी कौन सी अवस्था से संबंधित नहीं है? तो ये होगा तुम्हारा स्थानिक तर्कना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? पारुल के बुद्धि परीक्षण उसे औसत और औसत से अधिक बुद्धि की दर्शाते हैं। ठीक है, औसत से अधिक बुद्धि की दर्शाते हैं उसे। और फिर क्या है? जबकि उसके पठन, वर्तनी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के ग्रेड अत्यधिक न्यून कम है। अच्छा, उसके गणित ग्रेड काफ़ी उच्च और लेखन कौशल पर्याप्त है। पारुल को मुख्यतः क्या है? तो इनमें से उसे क्या समस्या है? तो ये हम कह सकते हैं कि उसे डिसलेक्सिया है। तो डिसलेक्सिया हम किस लिए कहेंगे?
देखो भाई, दिक्कत क्या है, वो पढ़ने में औसत है और औसत से अधिक बुद्धि को दर्शाती है, जबकि पठन वर्तनी और सामाजिक विज्ञान के ग्रेड उसके कम आते हैं। उसके गणित के ग्रेड काफ़ी उच्च आते हैं और लेखन कौशल पर्याप्त है। तो पारुल को मुख्यतः क्या है, डिसलेक्सिया और डिस्ग्राफिया तुम्हारा होता है किससे, लिखाई से संबंधित होता है। डिस्ग्राफिया लेखन संबंधी जो विकार होता है, लिखने से संबंधित। और डिसकैलकुलिया होता है जो गणितीय गणनाएं होती हैं मैथ्स की, उनसे दिक्कत होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों को अपने प्रयोजन पर विवेचना करने में सर्वाधिक सही है? तो इसका सही आंसर होना चाहिए आप अच्छे ग्रेड प्राप्त करने के लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर हम कह सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है प्रतिभाशाली बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम उपयुक्त नहीं है? तो विशिष्ट कक्षा, उपचारात्मक शिक्षण, ये उपचारात्मक शिक्षण होगा। उपचारात्मक शिक्षण उन बच्चों को दिया जाता है जो कमज़ोर होते हैं या मतलब पढ़ने में तो औसत कह सकते हैं, लेकिन उन्हें किसी तरीके की समस्या पढ़ने में हो, तो उन विकारों को हमें रिमूव करना होता है। ठीक है, रिमीडियल टीचिंग देनी होती है। और निदानात्मक होता है कि उन समस्याओं का कारण पता लगाना है कि बच्चा सीख किस लिए नहीं रहा, क्या वजह है सीखने का, ना सीखने का क्या कारण है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किशोर जन मुख्यतः बालिकाएं कठोर आहार आदतों और अत्यधिक अभ्यास करने को अभ्यास कार्य को करने लगती हैं। किशोरों का यह आहार संबंधी विकार क्या कहलाता है? तो किशोरों का यह विकार क्या कहलाएगा तुम्हारा, बुलिमिया नर्सोवा। ये भाई मैं तुम्हें कराऊंगा। ठीक है, ये सारे विकार दिए हुए हैं, तो ये मैं विकार तुम्हें बताऊंगा अभी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शब्द को सर्वाधिक उपयुक्त रूप से प्रभावित करता है? तो ये सर्वाधिक समावेशी शब्द को सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा सबसे इनमें करेगा? तो विशेष आवश्यकता वाले बालकों को सामान्य कक्षा में पूरे समय शिक्षा देनी चाहिए, पूरे समय। ठीक है, उन्हें किसी तरीके की कोई अलग से नहीं देनी चाहिए। समावेशी शिक्षा यही कहती है कि सारे बच्चों को एक साथ में पढ़ाओ। ठीक है, और जो विशेष आवश्यकता वाले उनको कुछ एक्स्ट्रा हेल्प देके उनको भी उनके बराबर ही लाना है। ठीक है, संवेगों नेक्स्ट है। संवेगों की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संवेगों के बारे में संवेगों के बारे में बताना है, तो इसका सही आंसर होगा, देखो, संवेगों की अभिव्यक्ति अधिगम द्वारा परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, इसका सही आंसर ये होना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, जब विद्यार्थी अधिगम विषय वस्तु का अर्थ निकालकर उसे समझने के अधिगम उपागम का उपयोग करते हैं, तो यह अधिगम शैली निम्नलिखित में से कौन सी प्रकार की शैली कहलाती है? तो ये तुम्हारी डीप स्टाइल कहलाती है, गहन शैली। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इस प्रकार बोलना अथवा लिखना जो दूसरों पर प्रभाव छोड़ दे, तो ये क्या कहलाता है? इस प्रकार का बोलना या लिखना जो दूसरों पर प्रभाव छोड़ दे, तो इस प्रकार का होता है भाषा का व्यवहारिक रूप। ठीक है, भाषा का व्यवहारिक रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम की वह अवस्था जिसमें एक से अधिक साथी एक दूसरे को प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं, वो क्या कहलाती है? ठीक है, लर्निंग में मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं और वो किस तरीके से एक दूसरे को इनकरेज भी करते हैं पढ़ने के लिए, तो ये कहलाता है तुम्हारा सहयोगी अधिगम। ठीक है, कोऑपरेटिव लर्निंग, ये बहुत इम्पोर्टेंट मानी जाती है, कोऑपरेटिव लर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बालक विकास के सिद्धांतों के बारे में गलत है? गलत कथन देखना है हमें, तो इनमें से कौन सा कथन गलत होना चाहिए? ये गलत होना चाहिए, सभी व्यक्ति उनके विकास में समान होते हैं। ये गलत कहा गया है कि भाई सभी व्यक्ति विकास में समान नहीं हो सकते हैं, क्योंकि सबका विकास अलग अलग तरीके से होता है, तो सबकी इंडिविजुअल विकास होता है सबको। ठीक है, व्यक्ति विभिन्नता होती है सबके उसमें विकास में। नेक्स्ट देखते हैं गार्डनर। आज की वीडियो मैंने एक बनाई है और जिसमें मैंने गार्डनर के बारे में बताया है।
तो गार्डनर के अनुसार दूसरों के मूड, मनोदशा, स्वभाव, अभिप्रेरणा और इरादों को पहचानने और उपयुक्त अनुक्रिया करने की योग्यता क्या कहलाती है? तो ये तुम्हारी कहलाती है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। ठीक है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। देखो मैं प्याजे का क्वेश्चन तो मैं बताता हूँ, हर पेपर में हर उसमें एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाता है प्याजे का। प्याजे के अनुसार किशोरों की वास्तविक सांसारिक परिस्थितियों को देखे बिना शाब्दिक कथनों के तर्कों को मूल्यांकन करने की क्षमता योग्यता क्या होती है? तो ये होती है तुम्हारी साध्यात्मक विचार, प्रोपोजिशनल थॉट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने किशोरावस्था को परिभाषित किया कि किशोरावस्था वह काल अवधि है जिसमें बालक बालिकाएं मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, शारीरिक रूप से बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था की ओर जाते हैं। तो ये परिभाषा दी हुई है, ये ठीक है, ये देख लेना इसे, यहाँ तक ये परिभाषा दी है। तो बोला ये गया है कि ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो ये परिभाषा तुम्हारी दी गई है किसके द्वारा? A.T. जरसील्ड के द्वारा। ठीक है, ठीक है साथियों, आज के लिए बस इतना ही। हमने CDP के 30 क्वेश्चंस करे हैं जो 2019 का आया हुआ पेपर है। तो इस तरीके से तुम इन पेपर्स को करते रहिए और आइडिया ये लगाते रहिए कि किस तरीके के पेपर्स आए हुए हैं पिछले PGT एग्जाम्स में, और ये क्वेश्चंस तुम्हारी काफ़ी हेल्प करेंगे दूसरे एग्जाम्स में, जैसे PRT का लेवल है, TGT लेवल है, या हो सकता है PGT लेवल में भी इनमें से कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो जाएं। ठीक है, तो साथियों इसी तरीके से करते रहिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, और इसी तरीके से हम आगे आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।